नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे 150 साल पुरानी आईपीसी की धारा 124A की, यानी राजद्रोह की, जिसके अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक लिखित शब्दों द्वारा संकेतों या दृश्यों के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को राजद्रोह माना जाता है। अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिलने के बाद भी हम आज तक अंग्रेजों के बनाए कानून को ही मानते आ रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, कानून अंग्रेजों का ही चलता आ रहा है। हालांकि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से इन कानूनों को बदलने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू हुई और पहली बार करीब 1,500 कानूनों को बदला गया जो समयानुकूल नहीं थे। लेकिन राजद्रोह के कानून को हटाने को लेकर अभी भी बहस जारी है। इस कानून को खत्म करने की मांग विपक्ष भी कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार ने साफ किया है कि वो इसे खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन साथ में समीक्षा करने की बात भी उन्होंने स्वीकार की है। आज हम बात करेंगे कि क्या राजद्रोह कानून के राजनीतिक दुरुपयोग को देखते हुए इसे हटा देना चाहिए या इसकी समीक्षा कर इसके लिए दिशा निर्देश तय किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी और गद्दारों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो। और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या गुलाम भारत में अंग्रेजों के कानून की नजर में जो देशद्रोही है, वही व्यक्ति आजाद भारत में भारतीय कानून की नजर में भी देशद्रोही हो सकता है। और सबसे अहम ये कि यदि कानून को हटा दिया गया तो फिर गद्दारों की सजा क्या होगी। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सियासी गलियारों में इस समय देशद्रोह कानून को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इस कानून का पुरजोर समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून खत्म करने को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार से स्पष्ट सवाल पूछा है कि क्या ब्रिटिश काल से चले आ रहे इस कानून की आज जरूरत है। केंद्र सरकार ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि वह देशद्रोह कानून को खत्म करने पर कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन बाद में केंद्र ने यू टर्न लिया तथा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस पर फिर से विचार करने को तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम आपको सरकार से निर्देश लेने के लिए कल सुबह तक का समय देंगे। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, तो वह ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों को खत्म करने या बदलने के प्रबल पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार ने लगभग 1500 पुराने कानूनों को या तो बदल दिया या खत्म कर दिया। लेकिन जब बात देशद्रोह कानून को लेकर आती है, तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस कानून के पक्ष में खड़े होते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि पुराने कानूनों में बदलाव हो, आवश्यकता अनुसार मौजूदा समय और परिस्थिति को देखते हुए उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं ताकि वो कानून आपराधिक चरित्र वालों को उचित अंजाम तक पहुंचाने में मजबूती के साथ मददगार साबित हो। कोर्ट में लगातार देशद्रोह कानून को लेकर दलीलें जारी है। आइए जानते हैं क्या है धारा 124A। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों से, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधि द्वारा या किसी और तरह से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है, तो वह राजद्रोह का आरोपी है। 1870 में लागू हुआ कानून धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख अपराध को गैर जमानती बताती है। धारा 124A 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो करेंगे अब चर्चा की शुरुआत और हमारे मेहमान तीनों जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा संकेत गुप्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, नेता और काफी पढ़े लिखे समझदार हैं। चर्चा की शुरुआत में चंद्रमोहन जी आपसे ही करना चाहूंगा कि ये जो मामला है देशद्रोह का,
124A इसको लेकर के विवाद काफ़ी पहले से ही चल रहा है और ये मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और कहा था कि अगर सरकार बनती है तो हम 124A को जो है हटाएंगे, यानी देशद्रोह का जो कानून है उसको बदलेंगे, उसको हटा देंगे। बदलने की बात नहीं करी थी, हटा देने की बात करी थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो है सरकार भी कह रही है कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन दोनों के रीज़न जो हैं वो अलग अलग हैं। दोनों जो कह रहे हैं कि हटाने के पीछे जो कारण है उन दोनों के कारण अपने अपने हैं। कांग्रेस क्या अभी भी हटाने की मांग कर रही है? जाहिर तौर पे कर ही रही होगी इसको हटाने की मांग, लेकिन रीज़न आपके पीछे इसका क्या है? क्या राजनीतिक दुरुपयोग ही इसका एकमात्र रीज़न है या सरकार चलाने के लिए इस तरीके के कानून का रहना ज़रूरी है? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है, बोलिए। मुकेश जी, राजद्रोह के कानून का रहना या उसका विरोध करना इस बात के विषय पे आता है कि कोई भी सरकार उसका प्रयोग किस विषय पे कर रही है। क्या वो उसकी मंशा अपने फायदे के लिए है या उसका उस व्यक्ति या उस कोई भी संस्था के ऊपर जो उसमें लिप्त है उसको देश का किसी तरह का नुकसान है उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में कर रही है, तो उसका औचित्य बदल जाता है। क्योंकि कई आज की सरकारों के अंदर ही अगर पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं, अब जैसे वो जायसवाल, पवन जायसवाल था, उसने क्या रिपोर्टिंग करी थी? एक नॉर्मल रिपोर्टिंग करी थी उसने, एनजीओ की दिखाई की गवर्नमेंट के, उसके अंदर बच्चे मिड मीट के अंदर नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। उसका क्या हाल हुआ? लास्ट में उसकी क्या पोजीशन बड़ी कि कैंसर से उसकी मौत हुई और लास्ट में यही बात जब मुंह की खानी पड़ी तो कोर्ट ने डिक्लेयर करा, फिर सरकार ने उसको उससे वापस करा। तो ये ऐसे जब प्रेशर उठेंगे तो राजद्रोह कानून के लिए प्रश्न चिन्ह और उसको संशोधन करना या उसको वापस लेने के लिए आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, राजद्रोह कानून का होना या राजद्रोह इस चीज का रहना, पहले भी अगर कभी कोई संसद या कोई भी सरकारें रही है तो उसका इस्तेमाल वो तब किया करती थी जब कोई सरकार के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है या कोई राष्ट्र के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आज का तो एक फैशन बन गया है कि उन फैशनों के अंदर अगर आप रेशो देखेंगे तो 2014 से 2019 के बीच में लगातार इतने केसों की भरमार लगी जिसके कारण ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो इन प्रश्नों का समाधान के लिए ही कोर्ट है और उसी कोर्ट के अंदर ही ये डिसीजन निकलते हैं, तभी कोर्ट ऐसे प्रावधानों का संज्ञान देती है ताकि उससे देश के जनमानस और आप जैसे लोगों के पास वो विषय जाए और वो उसको विस्तार के साथ हम जैसे लोगों की स्थिति तो दोनों सरकार किसी की भी हो, हम जैसे लोगों की यानी पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही सरकारों में शोषण हुआ है और इस तरीके के असीम त्रिवेदी जो है वो तो जो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की भी जो सरकार थी UPA 2 में, उसके ऊपर वो कार्टून बनाने को लेकर के आपने अंदर डाल दिया था उसे। तो ये चीज़ केवल यहाँ इस सरकार में हो रहा है ऐसी बात नहीं है, सभी कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, सभी कोई अपने अपने हिसाब से इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि राजद्रोह कानून का मतलब खास तौर पे इसलिए लाया गया था कि जो देश के गद्दार है, जो संविधान का दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है, वैसे लोगों को सजा दी जाए। लेकिन उस तरीके की बात नहीं होती है और अगर आज संशोधन करने की बात हो रही है तो फिर ये भी सवाल साथ में उठता है कि आखिर देश के गद्दारों को सजा देने के लिए कौन सा कानून होगा। हमारे साथ जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले संकेत जी, मैं आपके पास जाना चाहूँगा कि बीजेपी समीक्षा करने की बात कर रही है। पहले रिजिड थी, पहले कह रही थी कि हम इसे बदलेंगे नहीं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के बातचीत शुरू हुई थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग को अगर आपको संयमित करना है, अपने काबू में रखना है तो इस तरह के कानून का रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आज भी आप इसी बात पे कायम हैं, पार्टी इसी बात पे कायम है या और भी संशोधन के कोई रास्ते निकाल रहे हैं आप? संकेत जी, संकेत जी, आवाज़ मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, जी आ रही है। देश की संप्रभुता से, देश की राष्ट्रीयता से खेलने का हक किसी को भी नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स जो अपने द्वारा किए गए बयानों से या किसी ऐसे चिन्ह से कुछ ऐसा करता है जिससे राजद्रोह होता है, देशद्रोह होता है, देश की एक राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है या देश की अखंडता के ऊपर हमला होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 124A बनाया गया। क्योंकि ये बहुत पुराना कानून हो गया है, इसमें समीक्षा होनी बहुत जरूरी है।
तो मैं आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो यह प्रस्ताव लाया गया है कि इस कानून की हम लोग दोबारा से समीक्षा करेंगे और आज के प्रावधानों के हिसाब से इस कानून की समीक्षा की जाएगी, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1500 ऐसे कानून हैं जिससे आम जनता प्रभावित थी और परेशान थी, उन सभी कानूनों को हटा दिया गया। 25,000 कंप्लायंस थी जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानियां होती थी, उसको हटाया, दूर किया गया। अब ये धारा 124A की समीक्षा करने के बाद जब नई तरीके से इसको बनाया जाएगा तो इसमें उन लोगों का इलाज तो होगा ही जो देश के लिए गलत करते हैं, बल्कि इससे जिन लोगों के साथ इस कानून के अंतर्गत आज के नए दौर में गलत हो रहा है उनसे भी बचाव होगा। जी, हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं उनसे जानना चाहूँगा और उनकी राय इनफैक्ट जानना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं मधु मुकुल जी, दो चीज़ें। एक तो कहते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन जब देशद्रोह का मामला आता है तो वहाँ पर मुझे लगता है यह जो कानून है ये सभी देशद्रोहियों के लिए तो बराबर होना चाहिए, लेकिन देशद्रोही कौन है इसको लेकर के जो बराबरी कर रही है और उसमें जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के यह विवाद पूरा है। यानी जो अंग्रेजों की नज़र में जो देशद्रोही था वही भारतीयों के नज़र में भी देशद्रोही होगा। यानी जो अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से देशद्रोही था वही कानून के हिसाब से आज़ादी के बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कानून लाया गया था, अब वही व्यक्ति जो पहले विरोध कर रहा था वही व्यक्ति अब इस कानून को लागू भी कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि समीक्षा सरकार करके दे या अपना सरकार भी करे कि हम समीक्षा करके दे, क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है 124A जो है ये कानून जो है हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए, या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार के साथ इसे लागू रखना चाहिए? और अगर ये लागू रहा इसी फॉर्मेट में तो फिर गद्दारों को सजा कैसे मिलेगी? क्या है आपके पास सुझाव? देखिए मुकेश जी, किसी भी कानून को रद्द करना या समीक्षा करना यानी उसको रिवाइज करना जिससे मिसयूज न हो, दोनों के विषय में एक स्पिरिट होता है। 124A की जब हम बात करते हैं तो इसको अंग्रेजों ने अपने शासन को इस देश में स्थापित करने के लिए लाया था जी। उसके बाद यहाँ तक कि ब्रिटिश में भी, इंग्लैंड में भी इस कानून को हटा दिया गया। अब विषय आता है भारत में। भारत की प्रकृति अलग है। अगर भारत में हटा देंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग 2 दिन में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। बिल्कुल। आपको सोचने का विषय है कि जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, वो हमेशा रक्त कांति में विश्वास करते हैं। उनका हमेशा इतिहास रक्त रंजित रहा है। कोई भी शासन पद्धति आ जाए उसको उखाड़ फेंकने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, जो विधि के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था है उसको नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अग्रसर रहते हैं। तो इसकी आवश्यकता भी है, लेकिन जिस फेस में है उस फेस में इसका आप देखा गया है, कोई भी शासन पद्धति हो, कोई भी सरकार हो, इसका मिसयूज किया गया है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे पत्रकारों के प्रति, ठीक है, पत्रकारों की भी अपनी एक गरिमा है, पत्रकारों को भी एक सीमाएं हैं। हमारी स्वतंत्रता जो है वहीं तक सीमित है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। बिल्कुल। अब कई पत्रकार हमने देखा वो राष्ट्र को प्राथमिक लेके चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कई ऐसे पत्रकार हैं जो इस राष्ट्र की धज्जियां उड़ाने पर लगे रहते हैं। तो क्या उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं इस्तेमाल होना चाहिए केवल इसलिए कि वो पत्रकार हैं या कोई वकील है या कोई डॉक्टर है? इसलिए उसको विशेष, जब हमारा संविधान कहता है कि संविधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं, तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो शासन पद्धति में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो, सभी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। तो ये कह देना कि इन्होंने यूज किया, इन्होंने मिसयूज किया, ये भी गलत है। लेकिन ये शासन अगर चलाना है, अगर देश में प्रॉपर संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर चलना है, तो इसमें समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। समीक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो पाए। दुरुपयोग केवल रोकना है, न कि इसका पूरा का पूरा एक्शन रोक देना है। एक्शन रोक देने से भारत की जो विधि व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। जैसे देखिए, माननीय न्यायालय का कंटेम्प्ट है। बिल्कुल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? आप कंटेम्प्ट ऑफ, अगर कोर्ट की शक्ति ना हो तो न्यायालय के प्रत्येक जजमेंट को धज्जियां उड़ाना शुरू कर देंगे। वैसे ही शासन के पास अगर सेडिशन लॉ नहीं होगा तो कहीं भी आदमी खड़ा होकर के अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर
भारत के हजारों टुकड़े कर देगा। तो बिल्कुल। समीक्षा आवश्यक है, बिल्कुल खत्म करना आवश्यक नहीं है मेरी दृष्टि में। बिल्कुल, लेकिन एक जो चीज़ है, जो अब तक जितनी जो कहते हैं कि राजनीतिक दुरुपयोग हुआ इसका, अभी नवनीत राणा वाला जो केस है उसको लेकर के ज़्यादा चर्चा हो रही है कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही और उसको राजद्रोह से जोड़ दिया गया। और कुछ भी ऐसा अगर सरकार चाहे तो हर एक एक्शन को राजद्रोह से जोड़ा जा सकता है। एक 1962 का मामला आपको याद होगा शायद, हरिनारायण सिंह जी, केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार से गवर्नमेंट का, उसमें सरकार की आलोचना करने के लिए जो है उनको राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था कि भाई सरकार की आलोचना करना जो है वो राजद्रोह नहीं है। तो ये जो एक बारीक लाइन है, ये लाइन कौन डिसाइड करेगा, ये लाइन कौन खींचेगा और कैसे पता चलेगा? वो दिशा निर्देश कोई सरकार तय करे या कोर्ट तय करे? कौन तय करेगा कि ये थिन लाइन है, इस थिन लाइन के ऊपर ही आपको रहना, नीचे आएंगे तो ये देशद्रोह होगा? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जी केदारनाथ जी, आपकी कि प्रत्येक भारत के नागरिक को जी स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार है। बिल्कुल, सरकार के किसी भी कार्य का स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार है। स्वस्थ हमें देखना होगा आलोचना। अब जैसे देखिए, अभी आपने कहा नवनीत राणा, वास्तव में बड़ा शर्मनाक विषय है। मुझे तो समझ नहीं आता कि किसी माननीय न्यायालय ने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया। हनुमान चालीसा पढ़ना इस देश में देशद्रोह है, लेकिन सड़कों पर कुछ कर देना दूसरी कम्युनिटी के द्वारा वो देशद्रोह नहीं। बिल्कुल। तो आखिर ये तय करो, ये भी है ना जी, एक स्टेट में मैं उसी पा रहा हूँ जी, मैं उसी पा रहा हूँ जी, मैं उसी पा रहा हूँ। देखिए, इतनी स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार को कि वो जब चाहे जिसको चाहे बिना आधार के, बिना किसी विशेष रीजन के उनको उठाकर सेडिशन लॉ में बंद कर दें। जैसा कि देखिए कांग्रेस की पद्धति रही है। तो अगर आप आज किसी की हिम्मत नहीं है कि एक पार्टिकुलर परिवार के विषय में कुछ बोल दे, एक पार्टिकुलर परिवार का जो नियोक्ता रहा है वो कहां पैदा हुआ, कोई मीडिया बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उठा करके जहां उनकी सरकार है बंद कर देंगे। लेकिन आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको उठाकर बंद कर देंगे, आपके ऊपर सेडिशन लॉ लगेगा। तो इसके विषय में जो आपने कहा बारीक लाइन देखिए, माननीय न्यायालय ने तो बहुत पहले कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ सिंह में स्पष्ट रूप से 1962 में ही, बिल्कुल। लेकिन क्या उसके बाद दुरुपयोग रुक गया? क्या इसका दुरुपयोग तभी रुकेगा जब इसको मिसयूज करने वालों को पनिशमेंट की व्यवस्था होगी। देखिए, दुधारू तलवार बना दीजिए, बिल्कुल। अगर इसको दुधारू तलवार बनाइए, इसीलिए ऐसा बनाइए दुधारी तलवार अगर है कि कानून की समीक्षा की जाए। समीक्षा करने के बाद जो प्रावधान, बिल्कुल। संकेत जी मैं आऊंगा आपके पास एक बार जी। संकेत जी प्लीज जी। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा हम इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं। यानी सरकार कहीं ना कहीं ओपन है। सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इसका जो दुरुपयोग है वो रोका जाए, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि इसका सदुपयोग भी न रोका जाए। बिल्कुल, सरकार ये भी चाहती है कि सदुपयोग भी न रोका जाए। रही बात बारीक लाइन की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 में कर दिया। उसके बाद कितने मिसयूज हुए हैं? नवनीत राणा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। नवनीत राणा का तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी तो मुझे जानकारी मिली है किसी मीडिया चैनल के किसी मालिक के खिलाफ भी हेट स्पीच का मामला आया है, FIR हुआ है। कितना शर्मनाक विषय है कि अगर कोई किसी के विषय में कुछ बोल देता है, सत्य संभाषण, असत्य नहीं, सत्य संभाषण, तो हेट स्पीच, सेडिशन लॉ, या अगर कहीं जाकर मैं अभी जय श्री राम बोल दूं, हनुमान चालीसा पढ़ दूं, यानी हमारी अभिव्यक्ति की कोई आजादी ही नहीं है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी वहां है जहां एक व्यक्ति जाकर के 56 वर्ष का युवा, 54 वर्ष का युवा जाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करवा देगा, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये थोड़ा सा देखने का विषय है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, ये सारा इल्जाम जो है आकर के कांग्रेस पे आकर के टिक जा रही है, चाहे नवनीत राणा का मामला हो, चाहे जब भी किसी आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वहाँ पर जो अगर कानून, चाहे वो NIA का भी विरोध शुरू में आपने किया, टाटा का भी विरोध आपने किया, बहुत सारे ऐसे जो कड़े कानून हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा, उसका शुरुआत में विरोध किया। लेकिन अब हालांकि आप कह रहे हैं कांग्रेस ने 2019 से कहना शुरू किया कि भाई इस कानून को हम हटा देंगे। क्या आपको लगता है नवनीत राणा वाला जो मामला था उसमें जिस तरीके से हनुमान चालीसा की पढ़ने की बात करने पर राजद्रोह का मामला लगाया गया, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के दुरुपयोग से बचने के लिए राजनीतिक पार्टियों में एक इच्छा शक्ति डेवलप खुद से करना चाहिए, ताकि इस तरीके के जरूरी कानून को हटाने की बात या समीक्षा करने की बात सामने ना आए?
देखिए मुकेश जी, सबसे पहले हमारे जो सीनियर मित्र हैं मधु मोहन जी, उनकी बातों के अंदर विभक्ति की आजादी की बात आई। अगर संविधान के और उसके अंदर लेकर चलते तो अगर लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है और व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो अपनी बात का अधिकार कहता है, उसका गलत या सही साबित करना वो किसी विषय पे पुलिस के बाद कोर्ट के पास चला जाता है, ना कि सरकार या किसी भी मजिस्ट्रेट के हाथ में रहता है। अब विषय आते हैं हर जगह पर, जिस विषय पे आज हम बात करने के लिए बैठे हैं वो बात आती है कि जो राजद्रोह के मुकदमे हैं उस मुकदमों का इस्तेमाल जैसे आ गया कि सरकारें 124A का इस्तेमाल अपने हित में कर लेती हैं, तो वो तो ठीक उसी तरह से आ गया जब राजतंत्र के अंदर राजा अपनी बात को ना मानने के ऊपर हाथी के पैर के नीचे दबवा देता था, तो वो राजतंत्र था। उस राजतंत्र के अंदर अगर राजा की बात ना मानी गई और वो उसके आ रही और उसने हाथी के पैर के नीचे रखकर उसको दबा दिया, वो राजतंत्र के अंदर था। लेकिन जब लोकतंत्र के अंदर सरकारें चुनी गई और लोकतंत्र बना गया, लोकतंत्र को बनाकर उसकी खूबसूरती के साथ 70 साल से यह कानून कांग्रेस पार्टी चला रही थी। देखिए बात करके संकेत जी मैं आ जाऊंगा, पहले करता हूँ, थोड़ा आराम से बात करता बिल्कुल संकेत जी बारी बारी से मैं आऊंगा, इसके बाद अभी समय है, अभी हमारे पास समय है। बिल्कुल 1947 के बाद जब देश चलता चला गया, अगर उसकी कुछ खामियां थी और उस खामियों के अंदर यह है तो उस खामियों को कांग्रेस भी माना, कांग्रेस ने भी माना और दूसरी पार्टी ने भी माना। अब मंशा पे विषय का आती है, देखिए अभी आ गया हनुमान चालीसा वाला विषय जो अभी लेटेस्ट आया, तो हनुमान चालीसा का विषय ये आज देश के अंदर जिस तरह का ध्रुवीकरण बन गया है कि अगर वो नमाज सड़क पे पढ़ेंगे तो मैं हनुमान चालीसा भी सड़क पे पढ़ूंगा। ये वेदांत ये किसी ग्रंथ में या किसी मजहब के ठेकेदार का दिया हुआ नहीं है, ये सफेद काले पोशों का दिया हुआ ठेकेदार है जिससे देश के अंदर एक नई लकीर खींचती चली जा रही है। मैं जन्म से हनुमान जी का आराध्य हूँ, मैं हनुमान चालीसा दिन में 4 बार भी पढ़ता हूँ, लेकिन अपने ऑफिस में पढ़ता हूँ या अपने घर में पढ़ता हूँ। तो आज एक चीज से ताकत का मुजाहरा करा जा रहा है, वो मुजाहरा इस बात का है, पहले अगर एक वर्ग गलत था माना जाता है, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं निर्विवाद होकर बात बोलता हूँ कि अगर एक वर्ग में कुछ व्यक्ति गलत थे, अगर वो गलत को गलत कहते तो शायद आज ऐसी नौबत ना आती जो आज आ गई। क्योंकि अगर हिंदू के अंदर मैं गलत को गलत कह रहा हूं तो मैं बेबाकी रखता हूं, अगर मेरा एक व्यक्ति गलत बोल रहा है तो मैं उसको गलत होकर सचेत करूं। ये सचेत उस वर्ग को भी करना चाहिए था क्योंकि उसको भी इस चीज की जरूरत थी। लेकिन सरकार अगर चंद्रमोहन जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी आप बात एक बात, अगर एक व्यक्ति के गलत होने से पूरा राष्ट्र गलत हो जाए, वो राष्ट्र निर्माण की तरफ कदम नहीं है, वो विकास की तरफ कदम नहीं है, वो विनाश की तरफ कदम है। ये इतिहास क्या ये बड़े बड़े ग्रंथों में लिखित है। तो इस विषय पे हम ये कहें कि चंद्रमोहन जी ये बात विवाद तब बढ़ता है ना कि जब हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहते हैं तो हम राजद्रोही हो जाते हैं, और वो जब सड़कों पे नमाज खुलेआम पढ़ते हैं तो वो राजद्रोही नहीं होते हैं। एक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाए तो दूसरे पे भी कराते हैं आप, क्योंकि वो भी वही चीज कर रहा है जो चीज आप जो आर्गुमेंट आप नवनीत राणा के खिलाफ दे रहे हैं, वही आर्गुमेंट नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ भी जाता है ना। मैंने वही तो बोला कि जब एक नजर की दृष्टि में फर्क आ जाए और दृष्टि बढ़ जाए। देखिए अगर मैंने पत्रकार की बात उठाई तो मेरे सीनियर बंधु ने बोला कि पत्रकार की आजादी के अंदर पत्रकार का सिद्धांत क्या है, ये डिसाइड मैं और आप नहीं करेंगे, ये डिसाइड कोर्ट करेगा। जब लोकतंत्र बना, संविधान बना, संविधान की परिपाटी के अंदर ये सब चीजें आई तो उसका एक रिजल्ट कोर्ट के पास चला गया, तो उसका परिविधान वहां होगा, वहां पर हमें बात करनी होगी। हम जज या किसी चीज की ताकत को लेके सड़कों पे खड़े हो जाएंगे तो वो राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। विषय गलती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं होगी, गलती तो आपकी सरकार तो आपकी है ना चंद्रमोहन जी, वहां पे सरकार में आप शामिल है, महाराष्ट्र में आप जो है नवनीत राणा पे राजद्रोह का मुकदमा करते हैं, लेकिन जो सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, जो माइक जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक दुरुपयोग का ही मामला है ना। संकेत जी क्या कह रहे थे, बात पूरी कीजिए। जी सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना भारत देश में राजद्रोह हो सकता है तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई भी नहीं हो सकती। भारत देश में इस तरह कानून का मिसयूज करना, क्यों नहीं कहते कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमारी सरकार ने ये गलत किया है? क्यों इनके मुंह में अब फेविकॉल आ जाता है?
टुकड़े टुकड़े गैंग पर तो राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हैं, उन लोगों को खिलाने के लिए आइसक्रीम, तब तो राहुल गांधी जी बाहर निकल आते हैं। आज हमारी एक बहन जो एक सांसद है, उसको और उसके पति को सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल होकर आना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है कि मेरे मित्र आज बैठकर ये नहीं कहते कि उद्धव ठाकरे वहां पर इस कानून का सबसे बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 124 कानून को दोबारा से समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो लोग जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको तो सजा मिले, लेकिन जो लोग जो सरकारें इस कानून की आड़ में बदला लेने का काम कर रही हैं, राजनीतिक द्वेष को इस कानून को माध्यम बनाकर राजनीतिक द्वेष का अपना बदला निकाल रही हैं, उन सरकारों को भी यह पता चले कि ऐसा मुकदमा नहीं देना है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा 70 साल से इन्होंने क्या किया? क्या 70 साल की इनकी जब सरकार थी, जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? एक एक आदमी को इमरजेंसी के द्वारा टाइम में जब इन लोगों ने बंद किया, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आज जब कानून की समीक्षा की बात आई, हम कानून को सुधारना चाहते हैं, तो कांग्रेस कहता है कानून को खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने देश को तोड़ने वालों का साथ देना है, इन्होंने देश पे कब्जा करने वालों का साथ देना है, इन्होंने चाइना और पाकिस्तान की भाषा यहाँ पर आकर भारत में बोलनी है। तो ऐसे लोगों की भाषा पर यह कानून एक रोक भी लगाएगा और जो लोग देश हित में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ गलत मुकदमे ना बने, लोगों को अपनी सिविल फंडामेंटल राइट, अपनी सारी लिबर्टीज मिले, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी हो, इसका भी इस कानून में समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। वो ही की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं ये समीक्षा कर इस कानून को रमन्ना साहब के सामने रखूंगा और यह कानून जब बनेगा तो आप देखना देश में वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं उन लोगों को भी पता चलेगा देशद्रोह करने का रिजल्ट क्या होता है। और जो लोग ऐसी सरकारें जो राम नाम लेने का विरोध करती हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध करती हैं, उन्हें भी इस कानून का मिसयूज करने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल संकेत जी, मैं एक सवाल मधु मुकुल जी से पूछना चाहूँगा, त्रिपाठी जी से पूछना चाहूँगा। मैं आपके अनुभव के आधार पे ये जानना चाहता हूँ कि अगर समीक्षा करने की बात सरकार कर रही है और समीक्षा की जाएगी तो आपको क्या लगता है कि क्या सुधार किया जाना चाहिए? एक तरीके से एक सरकार की आलोचना वाली बात तो पहले भी कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार की आलोचना करना जो है वो देशद्रोह नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो नक्सली हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं या खूनी क्रांति की बात करते हैं, जो बोली की भाषा, जो बारूद की भाषा बोलते हैं, उनको सज़ा देने के लिए या उनको बुक करने के लिए क्या आईपीसी में 124A के अलावा कोई दूसरा प्रावधान नहीं है? 120 या 307 या दूसरे जो इस तरीके के मामले हैं, क्या आपको लगता है कि 124A का रहना ज़रूरी है या दूसरे कानून में कुछ संशोधन करके इसको 124A के बराबर का बनाया जा सकता है, देशद्रोह का ऐड भी किया जा सकता है दूसरे कानून में, आईपीसी की दूसरी धाराओं में? मधु जी, मैं आपसे उस विषय पर आने से पहले एक विषय में लेना चाहूंगा जी, क्योंकि मेरे मित्र कांग्रेस के जो हैं इन्होंने एक बात कही जी कि माननीय न्यायालय है ही है निर्णय लेने के लिए। इनकी हमेशा क्या होता है कि कांग्रेस की जो मैंने विचारधारा अभी तक देखी है, इनकी दो मुही रहती है। शाहबानो केस में कोर्ट कुछ नहीं है, ये कोर्ट को नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय है, आप उठा के सड़ा दीजिए लोगों को, इमरजेंसी में सड़ा दिया, बाद में इनके खिलाफ तो कोई एक्शन हुआ नहीं। तो लोग जो परेशान हुए उसका क्या हुआ? ये कहते हैं कोर्ट निर्णय लेगा, कोर्ट उनको बरी कर दिया, ये खुश हैं, इनका काम तो हो गया ना, कोर्ट निर्णय लेगा 10 वर्ष बाद। ये कहते हैं ग्रंथ में लिखा हो। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या कुरान शरीफ में कहीं पर किसी भी विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था है? हिम्मत नहीं है बोलने की। क्या सड़कों पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था है? लेकिन हनुमान चालीसा के लिए बोल दिए कि ग्रंथ में लिखा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सुंदरकांड की व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो जागरण की व्यवस्था है, वहां तो कुरान में नहीं है। लेकिन चलिए, मैं धार्मिक नहीं हो रहा हूँ। अब बात आती है मिसयूज की। देखिए बंधु, अगर किसी भी सरकार को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, अगर उनको शासन चलाना है तो शासन दंड से चलता है, शासन कमल के फूल से नहीं चलेगा। आप
दुर्जनों को दंड देंगे, सज्जनों को आप सम्मान करेंगे। बिल्कुल 124A का दुरुपयोग माननीय न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कहा है। आप 1962 में कहा है, अब उसके बाद इन्हीं की सरकार रही है, इन्होंने ही मिसयूज सबसे ज्यादा किया। 1962 में माननीय न्यायालय ने कहा केदारनाथ सिंह में कि किसी भी सरकार के कार्य की स्वस्थ आलोचना करना किसी भी सिटीजन का अधिकार है, लेकिन आलोचना करना बंदूक लेकर के गोलीबारी करना नहीं, मारपीट कर देना नहीं, हत्या कर देना नहीं, तोड़फोड़ कर देना नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देना नहीं। अब ये उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मिसइंटरप्रेट इसलिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मधु मुकुल त्रिपाठी जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जब ये बात कोर्ट कहती या सरकार कहती कि स्वस्थ आलोचना, तो ये स्वस्थ आलोचना है या स्वस्थ आलोचना नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा? और ये आम आदमी को जो आलोचना करने वाला है उसको कैसे पता चलेगा जो मेरी आलोचना जो है वो स्वस्थ है या मेरी जो यह आलोचना है ये स्वस्थ नहीं है, इसके कारण मुझे राजद्रोह के मुकदमे में अंदर डाल दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा? ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कसौटी है, ये कैसे तय होगा? जी देखिए, हम उदाहरण एक दे रहा हूं, उसके बाद मैं उस क्राइटेरिया पे आ रहा हूं। जी मान लीजिए आपने कहा कि त्रिपाठी जी आपने जो चश्मा पहना है ये अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा पहन लीजिए, या आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो गई आलोचना। ठीक, आपने कहा बे अंधे तू चश्मा पहन कर यहाँ आया, उतार के फेंक दे, ये हो गया विद्रोह। मैं एक अपनी बात कर रहा हूं, अपने ऊपर जिससे बुरा न लगे। जी सरकार ने कोई निर्णय लिया, हमने कहा ये सरकार का निर्णय ठीक नहीं है, सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, तो हो गई आलोचना। हमने कहा सरकार ने निर्णय लिया, हमने कहा सड़कों पर आ जाओ, तोड़फोड़ कर दो, आग लगा दो, लोगों को मार दो, ये हो गया विद्रोह। तो ये बड़ा एक जो सरकार है, जो व्यक्ति है, जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको सोचना होगा। इसीलिए मैंने कहा लेकिन जो यूज कर रहा है। एक चीज मधु जी, मान लीजिए आपने कोई ऐसा फैसला किया जिससे मैं खुश नहीं हूं, मैं आक्रोशित हुआ हूं, तो मैं आपके फैसले से जब आक्रोशित हूं तो वो हो सकता है जो मैं अगर आलोचना करूं तो उस आलोचना में आक्रोश भी हो, तो इसके कारण आप मुझे राजद्रोही तो नहीं कह देंगे ना? आलोचना में आक्रोश का मतलब किसी की हत्या नहीं है, आलोचना में आक्रोश का मतलब तोड़फोड़ नहीं है, आलोचना में आक्रोश का मतलब है कि जो लेकिन देखिए अभी कार्टून बना दिया गया। अगर आपने सरकार जैसे अब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, भाई केवल बात ही तो कही थी, हम जाकर के पढ़े भी नहीं थे, लेकिन आपने मुझे अंदर डाल दिया, वो मिसयूज है। अगर वही वो कहते कि मैं तलवार लेकर जा रहा हूं और जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तुम्हारे घर में आके पढ़ूंगा, तो वो विद्रोह होता। उन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो देखिए वो मिसयूज है कि आप कोई भी आदमी एक मैं वही कह रहा हूं, ये जो मिसयूज, ये तो सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लेती है ना कि ये मिसयूज है, ये मिसयूज नहीं है। कायदे से माननीय न्यायालय को इसमें सुओ मोटो लेकर के मैं कई मामले में देखिए अखलाक मारा गया, माननीय न्यायालय ने सुओ मोटो ले लिया, लेकिन कश्मीर में इतने लोग मारे गए, किसी माननीय न्यायालय ने सुओ मोटो नहीं लिया। अब इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हमारी जो इतने दिन से सिस्टम चला आ रहा है, सिस्टम में सुधार की आवश्यकता तो है ही है, और समाज में जैसे मैं ही हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मैं कहीं भी बोलूंगा, कितना भी निरपेक्ष होकर बोलूंगा, तो मेरा विचारधारा तो आएगा। तो कुछ विषय हैं, ये माननीय न्यायालय को सोचने का विषय है। माननीय न्यायालय को चाहिए कि सरकार को पनिश करे, सरकार ने मिसयूज किया है, सरकार को पनिश करे। बिल्कुल, ये और इसीलिए मैंने कहा एक विषय, मुकेश जी, आप मैंने शुरू में क्या कहा कि सरकार को किसी भी कानून को बनाए तो उसमें ये लिखे, इसमें ये व्यवस्था रखे कि दुरुपयोग करने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान हो। अगर मैं सेडिशन लॉ का दुरुपयोग कर रहा हूं, मिसयूज कर रहा हूं, तो चाहे मॉनिटरी मेरे ऊपर हो या जो भी हो, मेरे ऊपर भी उसकी एक दंड की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाएं। बिल्कुल, लेकिन ये बात है जी कि अब कैसे तय करें कि मिसयूज कौन के, क्योंकि ये तो सिस्टम तय करता है। ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा। देखिए ये तो क्षणिक तो हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये तय करना बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो माननीय न्यायालय ही तय करेगा, लेकिन मिसयूज होना बंद हो जाएगा। एक तो समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा में कुछ न कुछ सुधार करेंगे। समीक्षा में मेरा ये तो अनुरोध है जी, जो लोग भी ये समीक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें दंड का भी व्यवस्था करें। जो भी इसका मिसयूज, मान लीजिए कि मैं सरकार हूं, मैंने आपको बंद कर दिया मिसयूज करते हुए, तो पेनेटिव जो एक्शन हो वो सरकार का ना हो, क्योंकि व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति अपनी विचारधारा के लिए कर रहा है। कांग्रेस की सरकार है,
तो कांग्रेस अपने व्यक्तिगत फंड में से पैसा दे, बीजेपी कर रही है तो बीजेपी अपने व्यक्तिगत फंड में पूरा का पूरा उसको कंपनसेट करे। और अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है, मान लो सरकार को अंधेरे में रख के कर रहा है, तो उसको भी उसी प्रकार की व्यक्तिगत दंड मिलना चाहिए, न कि सरकार में। बिल्कुल, अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे जो समीक्षा करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि भाई समीक्षा करने के बाद ये चीज़ें रह गई, वो चीज़ें रह गई। और मुझे लगता है कि एक दिशा निर्देश के साथ एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए, एक दिशा निर्देश होना चाहिए कि अगर हमने ये चीज़, बिल्कुल, और गाइडलाइन के बाद ही जो है इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा तलवार की दोधारी तलवार पे चलने वाली बात है। अगर सरकार, अगर अभी देखें सरकार, अगर इसमें कई जजमेंट्स हैं, अरुण जेटली का जजमेंट है, माननीय इलाहाबाद न्यायालय का है, बिल्कुल, और केदारनाथ सिंह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, विनोद दुआ का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। इन जजमेंटों, इन जो निर्णय दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उसके लाइट में, उसको देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, और साथ में इसकी जो आवश्यकता है, देखिए हर चीज का प्रोन्स होता है, कॉन्स होता है, बिल्कुल, इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता को भी थोड़ा सा इनको आवश्यकता के अनुसार इसको कठोर भी बनाना है, लेकिन मिसयूज को उसी प्रकार से, जो मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज करने वालों को दंड की प्रक्रिया को भी लेकर आना होगा, तभी मिसयूज बिल्कुल। और कानून ऐसा होना चाहिए कि डर गद्दारों को हो, ना कि देश के आम लोगों को डर हो जाए। अभी जो कानून है उससे लग रहा है कि आम लोग ज्यादा डर रहा है, जो देश के गद्दार हैं, जो सही में देशद्रोही हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है इस कानून से। डर लग रहा है आपको, डर लग रहा है मुझे कि कहीं मुझे ना ठेल दिया जाए अंदर, कहीं मैं कुछ बोल दूं ये टीवी डिबेट में और ये कहीं राजद्रोह के अंदर ना आ जाए। तो जो कानून है उससे अपराधियों को डरना चाहिए। जी, बड़ा मोकरी है हमारे देश में बड़ी मोकरी है जी। अब जब कांग्रेस यूज करती है तो कहती है ये सदुपयोग हो रहा है, आम कम्युनिस्ट यूज करते हैं कहते हैं सदुपयोग हो रहा है। अभी देखिए तजेंद्र सिंह बग्गा वाले मैटर में जी क्या होता है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक ट्वीट करने के कारण, ट्वीट किया, उसने आलोचना की जी। आप ठीक है, अगर आलोचना आपको गलत लग रहा है उसका आप प्रतिकार कीजिए, आप उसको उठवाने, 7 साल से कम सजा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद कुमार में स्पष्ट कर दिया कि 7 साल से कम सजा है, वहां अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको उठा के अरेस्ट कर ले रहे हैं। नवनीत राणा में देखिए, जो ये हमारे बंधु, कांग्रेस के बंधु कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं अभी तक, मैं अपने इतने जीवन में मैं अभी तक पहली बार इतना क्लियर कट मिसयूज देखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप किसी पर सेडेशन ला लगा देते हो। इससे बड़ी शर्मनाक समय हमारे पास चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी। देखिए मुकेश भाई, हमारे जो मित्र हैं जी बहुत सीनियर है, समझदार है, लेकिन एक पोजीशन पे मेरे को जवाब देंगे कि रोगी और एक डायबिटीज रोगी, 2 तरह के रोगी होते हैं। डायबिटीज रोगी को मीठा अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता की बात तो अधिवक्ता वाली करी, लेकिन उसमें डायबिटीज मीठे की तरह करी, सारी बातें कांग्रेस के अगेंस्ट। आपके 8 साल के शासन काल के अंदर आपको कोई भी रोगी भाजपा में नहीं मिला। मतलब भाजपा के यूज के अंदर जो देशद्रोह के मुकदमे लगे, जिसमें एनजीओ, पत्रकार और जो सब्सिट्यूशन पे लगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया कि देश के अंदर आप भूल गए, आपने सुना यूज कर रही है, आपने सुना नहीं। आप चंद्रमोहन जी, इन्होंने विनोद दुआ का भी नाम लिया था, इन्होंने विनोद दुआ का भी नाम लिया था, और एक चीज इन्होंने ये भी कही थी कि मैं कितना भी कुछ बोल दूं, विचारधारा मेरे साथ रहेगी। आपने वो करीम उसका क्या हाल हुआ, जायसवाल का मैंने आपसे बताया। चंद्रमोहन जी, पहले आप लिखना सीखिए। आप सिर्फ हनुमान चालीसा की बात को लेकर डिबेट पे नहीं बैठ सकते। आप अधिवक्ता है, वकील है, हम सबसे ज्यादा समझदार है, नॉलेज वाले हैं, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक को पढ़ के आपके सामने आते हैं, तो विषय सुनिए, आप जवाब ले लीजिए। आपने मेरे ऊपर आक्षेप किया है, जवाब ले लीजिए। मैं हूं अधिवक्ता, मैं तथ्यों पर जाऊंगा। अगर कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा तथ्य हैं तो मैं क्या करूं? मैंने विनोद दुआ का नाम लिया, मेरी जानकारी में विनोद दुआ के खिलाफ केस बीजेपी सरकार ने किया था, मेरी छोटी सी जानकारी। अब आपकी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने मैंने तजिंदर पाल बग्गा का नाम लिया, आम आदमी पार्टी ने किया है, मेरी जानकारी में। अब अगर आपके अनुसार कांग्रेस ने किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नवनीत राणा वाला काम आपने किया है तो मैं क्या करूं? मैं उसको छुपा लूं? मैं आपके पक्ष में भी नहीं बोल सकता। मेरे लिए तथ्य, और मैं तथ्यों पर बात करूंगा। अगर तथ्य आपके खिलाफ है, शाहबानो केस आपने किया, शाहबानो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
आरएस को उठाकर धज्जियां उड़ाया आपने। अब मैं कह दूं बीजेपी ने उड़ाया तो मैं कह देता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं कह दूंगा कि शाहबानो केस को बीजेपी के राजीव गांधी ने उड़ा दिया। आप खुश हैं? ठीक है, जो गलत है वो गलत तथ्यों के देखिए, 3 उदाहरण दिए। देखिए बहुत बड़ा विचार है देश में, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 124 की समीक्षा के बाद जी एक बहुत अच्छा कानून निखर कर हम सबके लिए आने वाला है। हम सबको इस समीक्षा में अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजने चाहिए ताकि उन सभी प्रस्तावों पर विचार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि आपके मन में, और ये वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, आपके सारे विचार बिल्कुल देश के पक्ष में है। देश की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी हमें संभालनी है और हमेशा संभालनी है, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि देश का कोई गद्दार देश में जय श्री राम बोलने पर, देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पर और या टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोग देश पर हावी ना हो, उनके लिए भी एक सख्त कानून बनाना हम सबका एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो आप इस राष्ट्र निर्माण में साथ दे सकते हैं, आप सभी अपने जो भी विचार हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें और एक बहुत सशक्त कानून बनने जा रहा है, उसका एक स्वागत करें। सभी को यह गारंटी है कि अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता से कोई भी छेड़छाड़ मोदी सरकार न करती है, न करने की कभी इच्छा रखती है। देशवासियों को उनका हक मिले और देश के गद्दारों को सजा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल। वैसे मैं बता दूं कि संकेत जी भी खुद एक अधिवक्ता हैं और इसलिए ये भी बड़ा टेक्निकल बोलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का, चंद्रमोहन जी आपका, संकेत जी आपका और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राजद्रोह के मामले पे यानी 124A के मामले में जो बहस है वो बहस तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार की तरफ से समीक्षा नहीं आ जाती है। हालांकि समीक्षा आने के बाद भी चर्चा होगी कि ये समीक्षा कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन बेसिक लाइन, जो बॉटम लाइन ये है कि कानून वैसा बने जिससे अपराधी को डर लगे, आम आदमी को डर ना लगे। और आज़ादी का मतलब जो है उत्श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता के दायरे में रहे, उत्श्रृंखलता ना बने, इस तरीके का कानून होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे पेशे से पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, चाहे नेता हो, किसी को भी कानून के सामने बराबरी है, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।